Good evening, everyone. Now, first of all, welcome to Munjal's physics classes. Today, we will discuss the most important concept, that is meter bridge, or this is also called as slide wire bridge. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये प्रैक्टिकल है आपका. तो एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से प्रैक्टिकल्स बनते हैं, उनमें से एक प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज. तो ट्राई मैं करूंगा कल मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूं, अगर मेरे पास ऑपरेटर ठीक ठाक मिल गया तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं मीटर ब्रिज, एंड इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. नाउ द टॉपिक इज मीटर ब्रिज and this is called slide wire bridge. First, what is the principle of meter bridge? Principle. Before doing principle, हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? Actually, if you want to find the unknown resistance in lab, अगर लैब में मुझे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग यूज करते हैं मीटर ब्रिज. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो यही है, हाउ कैन यू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इन लैब. सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है, हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इन लैब. कोई वायर है एंड वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर. So it is the purpose of meter bridge, and principle of meter bridge, it is based on the principle of Wheatstone bridge. ये जो मीटर ब्रिज है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. और व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था इस टाइप से. दीज आर द रेजिस्टेंसेस. यहां लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर, ये मेरे पास है बैटरी, की लगा सकता हूं मैं ऑन ऑफ करने के लिए. इसका नाम ले लिया मैंने P, ये Q, ये R, ये X, A B C D. If current flowing through galvanometer is zero, then bridge is said to be balanced. At balance condition, R upon X is equal to P by Q. If current flowing through galvanometer is zero, यहां जो करंट है वो IG है. If current flowing through galvanometer is zero, then bridge is balanced. Bridge is balanced. At balance condition, P by Q is equal to R by X. This is the principle of Wheatstone bridge. अब जो मीटर ब्रिज है मैं आपको शो कर रहा हूं, ये है मीटर ब्रिज. दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, लाइक दिस. ये मीटर ब्रिज है. तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अभी मैं क्या करूंगा, ये गैप देख रहे हो, अभी डायग्राम बना रहा हूं. ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, और बीच में क्या है, यहां पे वायर है. इट इज वायर मेड ऑफ मैग्नीज. ये देखो, यहां से आपको दिखाई दे जाएगी, दिस इज अ वायर ऑफ मैग्नीज. क्योंकि जो बोर्ड है इट इज 1 मीटर लॉन्ग. ये 1 मीटर लॉन्ग बोर्ड है, शायद पूरा दिखाई दे जाए आपको. ये वुडन बोर्ड है और लेंथ है इसकी 1 मीटर लॉन्ग. का नाम क्या है? मीटर ब्रिज. और ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, और ये मैग्नीज वायर है. तो एक बार इसको ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको बना के दिखाता हूं इसी को. तो हमारा जो टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज. अभी हमने चेक भी किया है. इट कंसिस्ट ऑफ वुडन बोर्ड. ये एक वुडन बोर्ड था लाइक दिस.
और इसके ऊपर स्केल है 1 मीटर लॉन्ग। यहां पे मैंने स्केल लगा दी 1 मीटर लॉन्ग इज फिटेड। ये 1 मीटर स्केल लगी हुई है इसमें। यहां एक वायर है, दिस वायर इज ए बी, और इस वायर की जो लेंथ है वो है 1 मीटर लॉन्ग। ये वायर देख रहे हो, ये अलग से दिखाई दे रही है आपको, वायर चेक कर सकते हो। तो इसलिए ये वायर है मैग्नीन की बनी हुई। ये अलॉय है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, किसी एक का हो सकता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन। ये जो ए बी वायर है इट इज मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, ये दोनों अलॉय है। और ये वायर इसकी क्यों बनी होती है, क्योंकि इसका अल्फा लो है और रेजिस्टिविटी हाई है। अल्फा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो एंड रेजिस्टिविटी इज हाई। ये थिक स्ट्रिप्स है, दीज आर द थिक स्ट्रिप्स। ऐसे ही बनेंगी आपकी, ये आ गए इस टाइप से मैंने दिखाया आपको। अब देखो इसको चेक करो ए बी को, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो ये बन गई वायर, ये वायर है ए बी। आर इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस है। यहां मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस आर। कल मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, अपनी मर्जी से मैं यहां वैल्यू चेंज कर देता हूं। कीज निकालनी पड़ेगी, वो रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा दूंगा तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, एंड आई कैन चेंज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू माई और विल। ये है अननोन रेजिस्टेंस एक्स, जिसकी वैल्यू निकालनी है। ये कोई वायर भी हो सकती है, कोई कॉइल भी हो सकती है, वो मैंने यहां लगा दी जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये आर, ये एक्स, और ये बड़ी वायर, ये वायर बन गई आपकी। ए और बी के बीच में लगा दिया बैटरी, ये बैटरी लगा दी मैंने। सेंटर में शुरू कर दूं गैल्वेनोमीटर, और ये है जॉकी। ये पॉइंट डी या जे मान लो, इसको मैं जे ले लेता हूं। जॉकी क्या होता है, ये एक पेन टाइप कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, पीछे ने वायर लगा दी, और यहां ये आपका कंडक्टर है, तो मैं इस जॉकी को स्लाइड कर सकता हूं वायर के ऊपर। मतलब एक टाइप का वेरिएबल कनेक्शन है। वायर को मैंने यहां पे टच नहीं कर रखा, मैं इस वायर को यहां यहां स्लाइड कर सकता हूं इसके ऊपर। अब वायर को स्लाइड करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, तो एक कंडक्टर बना दिया इस शेप का, पेन की शेप का होता है, ये इस टाइप से कंडक्टर होगा, और यहां पे यहां वायर लगा दूंगा मैं, अटैच कर दूंगा, और इसको टच करेंगे इसके ऊपर। तो मतलब ये है कि ये इस टाइप से टच करेंगे, ये पेन शेप में ऐसा लंबा सा कंडक्टर बन जाएगा यूं। तो इसको ऐसे टच करना है जैसे मैं पेन को रोटेट कर रहा हूं। पेन शेप की होती है जो कि यहां पे लगा दूं मैं वायर को, और ये उससे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन परमानेंट ना हो गए, मैं स्लाइड कर सकता हूं वायर, इस जॉकी को वायर के ऊपर। तो मतलब ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करना होता है, इसलिए इसका एक और नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि ये लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है वायर की, तो इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। दोनों रीजन बता दिए। वी आर यूजिंग द वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, तो मीटर ब्रिज, और जॉकी को मैं स्लाइड करूंगा तो स्लाइड वायर ब्रिज। अब हमारा मेन काम क्या है, जैसे मैं इस सर्किट को अरेंज करूंगा लैब में, गैल्वेनोमीटर और ये यहां पे आ गया, इससे टच नहीं करना। मुझे क्या करना है कि इस अरेंज द सर्किट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम।
नाउ पुट द जोकी, ये जोकी है, इसको पुट करो ए के पास, फिर टच करो बी के पास। गैल्वेनोमीटर शोज रिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर है, सेंटर में होता है 0, यहां होता है 30, इधर होता है 30। एक्चुअली प्रैक्टिकल है, अपने दिखा देता हूँ, शायद ज्यादा बोलना नहीं पड़ता मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कल आपको दिखा दूं। तो जब मैंने इसको ए को टच किया तो रीडिंग आ गई सपोज राइट साइड में, बी को टच किया तो रीडिंग आ गई लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हमारे कनेक्शन ठीक है। अगर करंट एक ही साइड आए तो मतलब हमारे जो कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो ये चेक करने का वे है, पुट जोकी नियर ए, then put jockey near B, and galvanometer shows deflection in opposite direction, means our connections are correct. Now slide the jockey on wire and find the point J where galvanometer shows zero deflection. और जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है उसे बोलते हैं हम बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट, ये इसका नाम है नल पॉइंट। तो हमें बैलेंस पॉइंट नोट करना है, जे पॉइंट नोट करना है। तो हमारा मोटिव क्या है, स्लाइड द जोकी ऑन वायर एंड फाइंड द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये जो लेंथ मान ली मैंने L और ये लेंथ क्या मान ली मैंने 100 माइनस L। इस वायर का डिस्टेंस है P और इस वायर का डिस्टेंस है Q, ये P और ये Q। तो अगर मैं जोकी को यहां से यहां टच करूंगा तो जहां पे रीडिंग मेरी 0 आ जाएगी तो उसके लेफ्ट साइड में P हो जाएगा और राइट साइड में Q हो जाएगा। तो यही काम हमने यहां पे करना है, स्लाइड द जोकी ऑन वायर एंड फाइंड द बैलेंस पॉइंट। तो क्या बनेगा, R/X इज इक्वल टू P/Q। एट बैलेंस कंडीशन R/X इज इक्वल टू P/Q, और P का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L और Q का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस है। ये जो लेंथ है वो L है, L लेंथ के रेजिस्टेंस का नाम हो गया P, और बाकी जो बच गई लेंथ उसका नाम हो गया Q। तो R/X इज इक्वल टू P/Q। स्मॉल r विद द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर सेंटीमीटर या पर यूनिट लेंथ मान लो, 1 सेंटीमीटर वायर का डिस्टेंस है स्मॉल r, तो L सेंटीमीटर वायर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा LR, और 100 माइनस L का क्या हो जाएगा 100 माइनस LR। तो R/X विल बिकम L/100 माइनस L। तो X की वैल्यू आ गई R इंटू 100 माइनस L/L। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो वी कैन कैलकुलेट X हेयर। तो क्या करना है मुझे यहां से R की वैल्यू फिक्स करनी है, जोकी को स्लाइड करना है, और ये L की वैल्यू निकाल लेनी है कितनी है। तो L की वैल्यू आते ही मेरा आंसर आ जाएगा, X इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L/L। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल हमें करना भी है। अब प्रैक्टिकल करने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हो आप। ये मीटर भी दिखाई देगा आपको, यहां रेजिस्टेंस बॉक्स R लगा देना है, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा देना है। अब वो अननोन तो है लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कहीं ना कहीं 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम। अगर यहाँ पे 10 ओम की कॉइल है और आपको एग्जैक्ट निकालना है कि 10 ओम है या कुछ और है, तो यहां भी आप 10 ओम का ही निकाल लेना रेजिस्टेंस। कंपेरेबल होना चाहिए, जब ये कंपेरेबल होगा तो ये लेंथ भी क्या होंगी कंपेरेबल होगी, और बैलेंस पॉइंट क्या आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल करते टाइम ध्यान रखना कि ये सब कुछ बैलेंस पॉइंट सेंटर में होना चाहिए। वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि R रेजिस्टेंस बॉक्स से R की वैल्यू, X मुझे फाइंड आउट करना है। मैं जोकी को स्लाइड करूंगा वायर के ऊपर और एक ऐसा पॉइंट निकालूंगा जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। जहां गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी उस पॉइंट का नाम है नल पॉइंट, और इसे बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। और ये जो एज लेंथ है L, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ।
तो हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, एक्स बन जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो बस मुझे वी शुड नो एल एंड आर, आर और एल की वैल्यू मुझे पता लग जाए तो अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज। सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहता है इसका, हाउ कैन यू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इन लैब। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको ये वायर लगा दिया ऐसे, ये लो, ये एक्स है, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस है एक्स। तो ये सब तो लिखना है आपको। इसको लिखने के बाद दो लाइनें और लिखनी है, एक्स इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। तो रो एक्स A1 अपॉन L1। अब L1 है लेंथ ऑफ दिस वायर, एक्स, और A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला बनेगा पाई R1 स्क्वायर लेंथ L1। तो इस न्यूमेरिकल में, इस क्वेश्चन में रो आ गया एक्स A1 बाई L1, एक्स है अननोन रेजिस्टेंस जो मैं निकालूंगा इस मीटर ब्रिज की हेल्प से, L1 है इस वायर की लेंथ जो मैं निकालूंगा मीटर स्केल से, और A1 है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है पाई R1 स्क्वायर, और R1 है रेडियस ऑफ द वायर, और रेडियस में निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू होल्स। तो अगर आपका थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए तो आप यही लिखोगे, पहले डायग्राम बनाओ, फिर ये सारा कुछ लिखो, फिर ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन फिर लिख दो। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं और नंबर आधा में मिलता। मीटर ब्रिज आए तो फिर डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल बनाना है, ये फॉर्मूला लिखना है, और लास्ट में लिखना है कि R1 रेडियस ऑफ द वायर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग screw holes, L1 length of the wire can be calculated using meter scale, and X is the unknown resistance can be calculated using meter bridge। तो ये आपकी आ गई एप्लीकेशन, हाउ कैन यू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इन लैब। तो मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि आपने करना क्या है। ये मीटर ब्रिज बना हुआ है, ये देख रहे हो आप लेफ्ट गैप, यहां पे मैं लगाऊंगा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये देख रहे हो राइट गैप, यहां लगाऊंगा मैं अननोन वायर या अननोन रेजिस्टेंस। फिर ये पॉइंट है यहाँ पे ए, यहां से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा और इधर से बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा। जो बीच में देख रहे हो टर्मिनल, यहाँ पे जहां मेरा फिंगर है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जाएगा फ्री हैंड पेन से, जोकी से, इसे जोकी बोलते हैं। तो मैं पहले जोकी को यहां टच करूंगा इस वायर के इस एंड पे, फिर दूसरे एंड पे, एंड गैल्वेनोमीटर शुड शो रिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। जब रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, तो जहां वो रीडिंग जीरो आएगी मुझे वो पॉइंट नोट कर लेना है। तो ए से लेके ये जो लेंथ है जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसका नाम है एल, बाकी बच गया 100 माइनस एल। तो आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये वायर किस चीज की है, ये वायर है मैग्नीन की, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन। क्यों है, बिकॉज इट्स अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लो एंड रेजिस्टिविटी इज हाई। वन मोर क्वेश्चन, ये जो इतने बड़े बड़े थिक स्ट्रिप्स बना रखी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज थिक स्ट्रिप्स। मैं इसकी जगह सिंपल कॉपर वायर भी तो लगा सकता था। तो थिक स्ट्रिप्स बनाने के पीछे रीजन क्या है, हमें निकालना है आर, एक्स निकालना है, एक्स रेजिस्टेंस है वायर का, और मैं निकाल रहा हूं एक्स
इस दोनों के बीच में, ये जो पॉइंट हमारे पास C है और ये पॉइंट B है, तो C और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो x होता है। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज देख लो दोबारा, ये देखो, ये गैलोनोमीटर हो गया, ये P Q R X A B C और ये जोकी, ये जो C और B के बीच में डिस्टेंस है ये पूरा x है। और थिक स्ट्रिप लगाने का पीछे रीजन क्या है कि अगर ये कनेक्शन जितने बड़े होंगे, जैसे ये मान लिया, ये कनेक्शन जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना डिस्टेंस कम होगा। तो मतलब C और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस x है। तो वायर प्लस कनेक्शन दोनों चीजें हैं। तो हमारा जो रीजन है थिक स्ट्रिप्स बनाने का, टू रिड्यूस कनेक्शन रेजिस्टेंस। भाई एक्स वायर तो है, साथ में कनेक्शन भी तो है। अब कनेक्शन जितने ज्यादा थिक होंगे, जितने ज्यादा थिक होंगे, मोटे होंगे, उतना उनका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपने एक ही लाइन लिखनी है, वी आर यूजिंग थिक स्ट्रिप्स टू रिड्यूस कनेक्शन रेजिस्टेंस। अगर वायर मेरे पास 10 ओम की है, ऊपर से कनेक्शन भी है, कनेक्शन 3 ओम के है, तो आंसर आएगा मेरा 13 ओम। तो गलत आ गया आंसर। तो कनेक्शन डिस्टेंस कम से कम हो, इसलिए जो कनेक्शन की स्ट्रिप्स है दे आर मेड थिक। तो उन्हें हमें थिक बनाना पड़ेगा टू रिड्यूस कनेक्शन रेजिस्टेंस। और इसी में न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, इसी टॉपिक में ही। तो सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल से न्यूमेरिकल है, पर है ये इंपॉर्टेंट। तो दो प्रैक्टिकल है ये, रेजिस्टिविटी निकालना और रेजिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, ये वायर है मेरे पास, ये है मेरे पास रेजिस्टेंस 12 ओम, ये मेरे पास है एक्स, ये बैटरी, गैलोनोमीटर, जोकी, ये है मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ये है 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला है 12/x इज इक्वल टू 30/70। x इज इक्वल टू 12 70/30, 84/3। क्या बन जाएगा ये? 28 ओम। तो x की वैल्यू आ गई 28 ओम। तो इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है, ये 6 ओम, ये 9 ओम। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। 6 ओम और 9 ओम है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। तो चेक द डायग्राम, 6/9 L/100 माइनस L, 6 इंटू 100 माइनस L 9L, 600 माइनस 6L 9L, 600 इज इक्वल टू 15L, L 600 अपॉन 15 40 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ आ गया 40 सेंटीमीटर। इस टाइप से करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ 9 ओम एंड 6 ओम आर इंटरचेंज। अगर मैं 9 ओम और 6 ओम को इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा? तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये भी इंटरचेंज हो जाएगी। या 40 सेंटीमीटर था, या 60 था, अब ये 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जैसे ये हो गया 9 ओम, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 6 ओम, ये L1,
ये 100 माइनस L1, तो क्या लिखूं मैं? 9/6 L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो 900 9L1 6L1 900 15L1 L1 900 अपॉन 15 क्या बन जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल सा काम है। अगर मैं रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करूंगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो सेम क्वेश्चन आपका दे रखा है पेज नंबर 147, तो यही सेम क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो मीटर ब्रिज के ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, मीटर ब्रिज के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी कैटेगरी के आते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज and it is a practical application of Wheatstone bridge. This is all about meter bridge. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुछ मैं न्यूमेरिकल्स करा दूं आपको रिलेटेड टू सेल। क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बैटरी है, इन्वर्टर आपके घर में लगा हुआ है और बैटरी जो है वो थोड़ी परेशान कर रही है आपको, मतलब खराब हो चुकी है बैटरी। तो आप बैटरी मार्केट से खरीदने गए, तो पहले जब पुराना टाइम था, कई साल पहले, जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आई थी इस फील्ड में, तो हम लोग बोलते थे कितने प्लेट की बैटरी है। प्लेट का मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कोई बोलता था 25 प्लेट्स की है, कोई कहता था 20 प्लेट्स की है, कोई 18 प्लेट की है। तब हम प्लेटों में बात करते थे। लेकिन जब से मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं तो हम लोग टेक्निकली बात करते हैं। तो बैटरी के ऊपर लिखा होगा 150 Ah, 200 Ah, 180 Ah, ये बैटरी के ऊपर लिखा होता है। आजकल तो मोबाइल फोन देखने जाओ तो पहले आप बैटरी देखते हो, उसके ऊपर लिखा होगा 6000 mAh या 1800 mAh। इस mAh को देख के आप डिसाइड करोगे फोन लेना है या नहीं लेना। इनका मीनिंग क्या होता है? 150 एम्पियर आर, 150 Ah का मतलब होता है 150 एम्पियर आर। इसका मतलब है यू कैन ड्रॉ 150 एम्पियर करंट, इसकी बात कर रहा हूं। यू कैन ड्रॉ 150 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। 150 एम्पियर करंट 1 आवर के लिए ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये है कि सपोज आपके घर लाइट चली गई और इन्वर्टर आपने ऑन कर दिया। सपोज एक फैन आपका 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, 1 फैन, और आपने लगा दिया ऐसे 30 फैंस, 30 पंखे लगा दिए, 30 इंटू 5 150 हो गया। अगर वो 30 फैंस आपने अपने घर में एक साथ ऑन कर दिए तो जो बैटरी है वो 1 आवर में डिस्चार्ज हो जाएगी। मतलब इसका एक ही है। अगर आपने 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये 15 आवर तक काम करेगी। 10 एम्पियर करंट फॉर 15 आवर, मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2 पंखे चला दिए तो 15 घंटे तक सुबह से शाम तक चलता रहेगा इन्वर्टर, इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। अगर आपने 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये 30 आवर तक काम करेगी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि 150 Ah का मतलब यू कैन ड्रॉ 150 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए ड्रॉ कर सकते हो। 10 एम्पियर करंट फॉर 15 आवर एंड 5 एम्पियर करंट फॉर 30 आवर। अब कई बार क्या लगता है, अब लिखा तो ये है कि 150 एम्पियर करंट 1 आवर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, और असली में होता नहीं है। रीजन क्या है कि जितना करंट हम ज्यादा ड्रॉ करेंगे उतनी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी। अगर मैं कह रहा हूं 30 पंखे आप लगा दो 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगी, वो 45 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगी।
बिकॉज रेट ऑफ डिस्चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट ज्यादा ड्रॉ करोगे उतना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा। रूल के अकॉर्डिंग तो यही है, 5 एम्पियर 30 आर ये तो काम चल जाएगा, 10 एम्पियर 15 आर ये भी आ जाएगा, 150 एम्पियर 1 आवर चलो ये भी काम कर लें, पर 300 एम्पियर फॉर हाफ आवर ये काम नहीं चलेगा। मतलब 300 एम्पियर करंट इफ यू वांट टू ड्रॉ तो ये हाफ आवर में ही, मतलब कि 30 मिनट से पहले ही डिस्चार्ज हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये आता है, कैन यू गेट 300 एम्पियर करंट फॉर हाफ एन आवर? आंसर नो, बिकॉज as current increases rate of discharge also increases। अब आप यहां देखो 6000 मिली एम्पियर आर, ये एम है मिली एम्पियर, मिली होता है 10⁻³ 6000 mAh का मतलब है कि उस मोबाइल फोन से 6000 मिली एम्पियर करंट वी कैन ड्रॉ फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ 1800 मिली एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और फॉर एग्जांपल 1000 मिली एम्पियर आर यूज हो रहा है, 1 आवर में 1000 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये तो 1.8 आवर में डिस्चार्ज हो जाएगा, ये 6 आवर में डिस्चार्ज होगा। तो आजकल जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप बैटरी की स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यू कैन ड्रॉ 6000 मिली एम्पियर करंट फ्रॉम दैट बैटरी फॉर 1 आवर। अगर आपका यूज 500 मिली एम्पियर का है तो 500 मिली एम्पियर मतलब 12 आवर्स तक आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इनका मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स। प्राइमरी सेल होते हैं नॉट रिचार्जेबल, सिंगल टाइम यूज। जो आप मार्केट से ड्राई सेल खरीद के लाते हो 10 रुपीज का, वो प्राइमरी सेल है, वो सिंगल यूज है। और सेकेंडरी सेल होते हैं इन विच रिवर्सिबल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, जो बार बार रिचार्ज हो सकते हैं, उन सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो जो रिचार्जेबल सेल है वो सेकेंडरी सेल और जो 1 टाइम यूज है वो प्राइमरी सेल। तो क्वेश्चन है, वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम सेकेंडरी सेल्स बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो। इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो। सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है लो, हेंस वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम सेकेंडरी सेल्स। तो सेकेंडरी सेल से हम ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट ए कार ऑन ए चिली डे। अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो तो गाड़ी स्टार्ट होने में मुश्किल करती है। इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द कार ऑन ए चिली डे, रीजन एज टेम्परेचर डिक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड करंट डिक्रीज। तो कार स्टार्ट नहीं होगी। किसी भी कार को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए 100 एम्पियर करंट एट द स्टार्टिंग टाइम। जब आप अपनी की को ऑन करते हो, एट दैट टाइम 100 एम्पियर करंट इज रिक्वायर्ड। अगर करंट 100 एम्पियर से कम होगी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। बैटरी कई बार वीक हो जाती है, तो मतलब दैट विल नॉट प्रोवाइड द 100 एम्पियर करंट। तो 100 एम्पियर करंट रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तभी बड़ी गाड़ियों में एक ऑप्शन होता है हीटर। आप गाड़ी स्टार्ट करने से कुछ सेकंड के लिए हीटर ऑन करो, वो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर देगा
और करंट मिल जाएगा मोर देन 100 एम्पियर और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, जो आपकी कार है उसके अंदर बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, अब वो बैटरी खराब हो गई, तो आप गए मार्केट से भाग के गए और 8 सेल ले आए। ये सेल खरीद लाए आप 10-10 रुपए वाले, एक सेल है 1.5 वोल्ट का, और ऐसे 8 सेल ले आए तो 12 वोल्ट मिल गया। लेकिन अगर 8 सेल लगा के गाड़ी स्टार्ट करोगे तो जिंदगी में स्टार्ट नहीं होगी। तो रीजन क्या है कि जो प्राइमरी सेल्स है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, और 8 खरीद लाया आप और 8 को सीरीज में लगा दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हो गया। वोल्टेज भले ही 12 वोल्ट मिल रहा है और ड्यू टू लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस करंट होगा बहुत कम। तो करंट बहुत कम होगा, देन कार विल नॉट स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपको यह बताना है कि विच सेल यू विल यूज, which type of cells would you want to use if your device required a current of 100 ampere for 2 seconds। अगर डिवाइस को 100 एम्पियर करंट चाहिए 2 सेकंड के लिए लगातार, तो क्या यूज करोगे? तो हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी सेल्स, जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर बोलते हैं, जो घर में बड़ी बड़ी बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ, जो कार की बैटरी होती है उन्हें बोलते हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर। तो ये यूज करेंगे हम। सेकंड आता है ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर ओकेजनली, कहां पे 100 एम्पियर और कहां पे 10 मिली एम्पियर, और वो भी ओकेजनली कभी कभी चाहिए, तो हम यूज करेंगे ड्राई सेल। जो आप मार्केट में सेल खरीद के लाते हो वो ड्राई सेल है, उससे करंट मिलेगा 10 मिली एम्पियर ओकेजनली, और 100 एम्पियर करंट ड्रॉ करना है तो यू नीड सेकेंडरी सेल्स और लेड एसिड एक्यूमुलेटर चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका यहां से। तो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। न्यूमेरिकल कहते हैं 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर। एक मेरे पास एल्यूमिनियम वायर है और एक मेरे पास कॉपर वायर है, दोनों की लेंथ सेम है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर हैव सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। मुझे बताना है विच वायर इज लाइटर। 2 वायर्स हैं, सेम लेंथ है, सेम रेजिस्टेंस है, एक एल्यूमिनियम की है एक कॉपर की है। मुझे बताना है कौन सी वायर हल्की है। और डाटा क्या रखा है, resistivity of aluminium is 2.63 10 power minus 8 ohm meter, and resistivity of copper is 1.72 10 power minus 8 ohm meter. And one more term, relative density of aluminium is 2.7 and that of copper is 8.9। कॉपर की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 8.9 है और एल्युमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी है 2.7। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी वायर हल्की है। अब जो जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले तो रिलेटिव डेंसिटी पे आ जाओ, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या बन जाएगी, और ये है मेरे पास 2.7,
2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बन गई 2.7 10⁻³ kg मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ कॉपर बन जाएगी 8.9 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो हम कॉपर की डेंसिटी भी यहां से निकाल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी निकलेगी और यहां से कॉपर की डेंसिटी निकलेगी। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये 2 वायर्स है और इन दोनों का रेजिस्टेंस है सेम, R1 इज इक्वल टू R2। फर्स्ट अटेम्प्ट में R1 R2 सेम है, L1 L2 सेम है, वैल्यू पुट कर दो। ρ1 L1 A1, ρ2 L2 A2, L1 L2 कैंसिल, तो ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। तो फर्स्ट पॉइंट निकाल दिया हमने, ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। अब मुझे निकालना है मास, कौन सा हल्का है देख लो, M1 बाई M2, और मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, D1 V1 D2 V2। वॉल्यूम क्या होगा, A1 L1 A2 L2, L1 L2 फिर सेम है, तो D1 बाई D2 A1 बाई A2। D1 बाई D2 मुझे पता है, A1 A2 पता नहीं है, पर ये ρ1 बाई ρ2 के इक्वल है, तो लिख दिया ρ1 बाई ρ2। तो M1 बाई M2 वैल्यू पुट कर दो, D1 2.7 10⁻³ 8.9 10⁻³, ρ1 2.63 10⁻⁻8 1.72 -8। क्या बन जाएगा ये, 27/89 263/172। तो ऊपर वाला फैक्टर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो क्या बन गया, M1 M2 लेस देन 1, M1 लेस देन M2, यानी कि M1 हल्का है M2 से। तो M1 क्या है यहां पे, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर वायर, तो एल्यूमिनियम वायर हल्की है कॉपर वायर से, दैट इज वाई ओवरहेड केबल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो एल्यूमिनियम वायर यूज करता है, जो आपके घर के बाहर वायर जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एल्यूमिनियम वायर से। तो रीजन क्या है कि सेम लेंथ है और सेम रेजिस्टेंस है और हल्की है एल्यूमिनियम वायर, तो हेंस इट इज प्रेफर्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो एल्यूमिनियम वायर को प्रेफर करेगा क्योंकि वो हल्की होती है, ओवरहेड केबल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि क्या कर रखा है, R1 R2 सेम, L1 L2 सेम, पुट कर दिया। फिर मास निकालना है, और मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये डेंसिटी ये वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, A1 L1 A2 L2, L1 L2 सेम है, काट दो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स नोट्स में कर रखे हैं, फिर भी कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी, यू कैन आस्क एनी टाइम। तो अभी अगर ये लेक्चर बीच में डिसकंटिन्यू हो गया किसी का, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, देन वी विल चेंज द प्लेटफॉर्म, हम दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर लेंगे। एंड अगेन सब्सक्राइब माय चैनल मुंजार फिजिक्स क्लासेस। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, क्लास बंद नहीं की। अब जल्दी से बताओ, कोई डाउट है बोलो जल्दी से, सबको समझ में आ गया? चलो आप इसको एक बार दोबारा लेक्चर को देख लेना,
और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आती है, अगर समझ में नहीं आ रहा या कोई नेटवर्क इशू है, तो आप मुझे बता देना, हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर दें। यूट्यूब पे कहोगे यूट्यूब पे डायरेक्ट आ जाएगा, और जूम पे कहोगे जूम पे आ जाएगा। क्लियर? तो ठीक है, फिर वाइंड अप कर रहा हूँ मैं लेक्चर को। ओके, गॉड ब्लेस यू।